हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाइथन प्रोग्राम सीरीज के दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि पाइथन क्या है, उसके फायदे क्या हैं और उसके अलावा उसमें कहाँ कहाँ आप क्या क्या पाइथन की हेल्प से क्या कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक। आज आप बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन की। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स में पाइथन में सिंपल की। सिंपल क्या? तो सिंपल यानी कि अगर पाइथन के अंदर अगर बात करें तो जो कोड आप लिखते हैं वो बहुत इजीली लिख सकते हैं। जो कोड आप लिख रहे हैं वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर बात करें दूसरी लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस जावा की, तो उसके अंदर आप क्या है कि आपको अगर जो कोड लिखना होता है वो 3 से 4 5 लाइन में आप लिख पाते हैं अगर कोई एक सिंपल कोड लिख रहे हैं तो उसको। बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो की। प्रिंट हेलो अगर बात करें तो जो भी कोडिंग आप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो हमें लिखना पड़ता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या प्रिंट कराना पड़ता है हेलो वर्ल्ड को। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी टॉपिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में आपको 5 लाइन में आप वो कोड लिख पा रहे हैं, उसी की हेल्प से आप क्या कर पा रहे हैं, प्रिंट कर पा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडर फाइल को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है। हेडर फाइल को कॉल करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप मेन फंक्शन को यूज करते हैं और फिर मेन फंक्शन के बाद आप प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करके आप प्रिंट कराते हैं। प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, वो प्रिंट कराता है कंसोल पर जो भी आप लिख रहे हैं उसको वो प्रिंट कराता है कहाँ पे, आपके कंसोल पे यानी कि टर्मिनल पे। ठीक। उसी तरीके से जावा की बात करें तो जावा में भी आपको क्या करना पड़ता है, क्लास लिख बनानी पड़ती है और वो क्लास की हेल्प से आप क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर आपको जो है 3 से 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप सिंगल एक लाइन में भी आप क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे प्रिंट कराना है तो वो तो सिंगल लाइन में हो जाएगा। ठीक है। जैसे प्रिंट की बात करें तो प्रिंट प्रिंट करने के बाद प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन के बाद आप एक पेरेंथेसिस के अंदर कोटेशन लगा के, आप अगर स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, पेरेंथेसिस लगा, क्या लगा के, पेरेंथेसिस के अंदर कोटेशन लगा के वहां पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी टेक्स्ट है, और वो टेक्स्ट जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। प्रिंट फंक्शन का मैंने बताई, प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है हर जगह। अगर आप सी में भी काम कर रहे हैं तो प्रिंट एफ लगाते हैं, जावा में कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना पड़ेगा। और पाइथन के अंदर आप नॉर्मल प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है। दूसरे टॉपिक की दूसरे फीचर फीचर की बात करते हैं तो दूसरा फीचर है डायनेमिकली टाइप्ड। तो डायनेमिकली टाइप्ड को जानने से पहले आपको स्टैटिकली टाइप्ड भी जानना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टैटिकली टाइप्ड की बात करें तो सी प्लस प्लस और जावा में जो होता है स्टैटिकली टाइप्ड यूज होता है। यानी कि क्या, अगर आपको कोई वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे अगर a = 10 कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल a के लिए जो वेरिएबल आपने बनाया है उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है। ठीक है। किस टाइप का है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में अगर मैंने यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, मेरा इंट सी लिखा हुआ है। ठीक है। इंट सी जो लिखा हुआ है आपने, वो काय के लिए यहाँ पे आपने डिफाइन किया है कि आपने जो डेटा टाइप आप जो यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है। अब वो इंटीजर फॉर्म में तो आप जो वैल्यू रखेंगे सी वेरिएबल के अंदर वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर टाइप में। तो यहाँ पे जब मैं 11 रखूंगा तो ये आसानी से वो 11 को होल्ड कर लेगा, और जब आप प्रिंट सी कराएंगे तो वो प्रिंट करके भी आपको आउटपुट देगा। ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सी इक्वल्स टू NIDDP लिखा, तो NIDDP क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है ना, कैरेक्टर फॉर्मेट में। ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या करेगा, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा या फिर यहीं पे अगर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा, किसमें, सी लैंग्वेज में। लेकिन अगर वहीं मैं बात करता हूँ पाइथन की, तो पाइथन में इजीली ये काम करने लगेगा। इजीली आप अगर C = 11 करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाएगा कि आप अभी क्या यूज कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। ठीक है। जब आप C = NIDDP कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, सी वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी काम करेगा, और वो अलग से आप जब प्रिंट सी कराएंगे तो वो अब क्या आउटपुट देगा, प्रिंट सी कराएंगे तो वो देगा आउटपुट NIDDP। ठीक है। इसलिए डायनेमिकली टाइप्ड में आपको कोई जरूरत नहीं होती क्या करने की, डिक्लेयर करने की वेरिएबल के टाइप को। आप इसमें जो है वेरिएबल सी लैंग्वेज C++ में अगर आप कोई वेरिएबल में अगर प्लस कर रहे हैं आप, ठीक है, दो वेरिएबल है, आपने एक लिया वेरिएबल इंटीजर और एक लिया आपने क्या, इंटीजर, सेकंड भी आपने इंटीजर लिया, प्लस कर रहे हैं। लेकिन आपने जब वेरिएबल टाइप बनाया है वो आपने इंटीजर फॉर्मेट में बनाया है। ठीक है। लेकिन जब आप वैल्यू ले रहे हैं तो वैल्यू तुम आपने क्या करा, आपने एक इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू ली 10, और एक इंटीजर फॉर्मेट बी में भी आपने ली 10.5, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो इंटीजर में ही काम करेगा। ठीक है।
और रन टाइम में वो आप वेरिएबल टाइप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आप इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करेंगे तो वो इंटीजर फॉर्मेट में ही आपको इनपुट देगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें डायनेमिकली टाइप्ड की, तो डायनेमिकली टाइप्ड में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के टाइप को, रन टाइम में वो चेंज कर लेगा अपने वेरिएबल के टाइप को। आगे जानेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में भी, टाइप कास्टिंग होती क्या है, कैसे टाइप कास्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें अपन आगे देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी की तरह थर्ड फीचर के बारे में। तो थर्ड फीचर जो है वो क्या करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सपोर्ट करता है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म से पहले अपन बात करते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म की। तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्रामिंग जो भी होती है वो एक पैराडिग्म पे काम करती है। जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे काम करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होती है। लेकिन पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है दो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी स्टार्टिंग में जो है बेसिक जो होगा वो अपन प्रोसीजर ओरिएंटेड के थ्रू देखेंगे, और आगे चल के फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी अपन उसको देखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके बाद रोबस्ट फीचर पे। तो रोबस्ट फीचर यानी कि क्या, यानी कि उसमें स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो यानी कि क्या, अगर आप कुछ भी कोड लिख रहे हैं तो हर हर लैंग्वेज में आपको जो है कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, वो कंपलसरी भी है। अगर आप वो यू फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी, एक एरर। अगर कोई कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, रिजर्व्ड कीवर्ड्स है मेरे पास कुछ, इफ है, एल्स है, ये सारे कीवर्ड्स है, लेकिन जिस फॉर्मेट में वो लिखे गए उसी फॉर्मेट में मैं उनको यूज कर सकता हूँ। अगर मैं उनको ऐसे यूज नहीं कर सकता, या फिर मैं उनको यूज कर, अगर मैं उनको इफ कंडीशन को मैं गलत तरीके से कॉल यूज कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन देगा। वहीं वेरिएबल के लिए भी कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वेरिएबल्स के लिए क्या रूल्स हैं कि आप आगे बात भी करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि उसमें अगर आप न्यूमेरिक टाइप डाल रहे हैं, न्यूमेरिक नंबर ले रहे हैं स्टार्टिंग में, वो फिर उसके बाद आप अल्फाबेटिक ले रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, इसमें वो एरर देगा, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन को क्या बोलते हैं अपन, रोबस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे दूसरे आगे की फीचर के बारे में बात करते हैं। तो आगे जो फीचर है उसको बोलते हैं कंपाइल एज वेल एज इंटरप्रेटेड। कंपाइल एज वेल एज इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि आपका जो पाइथन के अंदर जो है आप दोनों यूज करते हैं, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। अगर बात करें सी लैंग्वेज की तो उसमें क्या होता है, कंपाइलर पार्ट होता है खाली। कंपाइलर पार्ट यानी कि एक कोड, अपन अगर सोर्स कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और मशीन कोड जो है वो फिर सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, डायरेक्टली काम करता है। इसमें आपका इंटरप्रेटर नहीं होता, ना कोई वर्चुअल मशीन काम करती है, ठीक है। और लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर जो कंपाइलेशन पार्ट होता है वो हिडन होता है। किसके, अपन लोगों के, प्रोग्रामर, जो भी अपन प्रोग्राम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन प्रोग्रामर बोलते हैं, तो प्रोग्रामर के थ्रू, ठीक है। और सब लोग इसलिए इसको बोलते हैं एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की फिर आगे। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप अगर कोई कोड लिख रहे हैं विंडो मशीन के अंदर तो आप उसको रन कर सकते हैं मैक के अंदर भी, बिना किसी कोई भी चेंज किए बिना, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो आप ये कोड जो आपकी एक फाइल बनी, अब ये फाइल आप किसी और को शेयर करेंगे और वो रन करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो अगर मैक का बंदा होगा, है ना, विंडोज विंडोज में जो कोड किया दूसरे विंडोज के लिए दोगे। यानी कि जैसे मेरे पास विंडोज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं कोड लिख रहा हूं, ठीक है, विंडोज के अंदर, और मैं ये फाइल आपको शेयर कर रहा हूं और आप भी विंडोज ही चलाते हैं, तो आप इजीली उसको रन कर सकते हैं। लेकिन मैक में भी आप उसको इजी, अगर कोई बंदा अगर मैक भी चला रहा है तो वो भी उसको इजीली रन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि आप अगर कोई कोड लिख रहे हैं, जैसे मैंने अगर सी लैंग्वेज में अगर विंडोज में कोड लिखा तो वो मैं में नहीं चला, उसके लिए कुछ अलग से हेडर फाइल्स लगेंगी या फिर अलग सी चीजें होंगी जो कि आपको वहां पे कॉल बनाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके वो काम करेगी, ठीक है। इसलिए पाइथन को क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस की। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्या, कौन से टूल और सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में, है ना। जब आप पाइथन का लैंग्वेज का कोड लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके टूल्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे वैसे 26 इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो है सी पाइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन और पाई पाइथन, ठीक है।
अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मशीन कोड और बाइट कोड की। अभी जो इससे पहले अपन ने देखा था कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, तो उसी में मशीन कोड और बाइट कोड के बारे में बताया था। तो थोड़ा सा और डीप चाहते हैं मशीन कोड और बाइट कोड के बारे में जानते हैं। मशीन कोड क्या होता है, जो कि डायरेक्टली क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है किसको, सीपीयू को, और वो एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है आपको कि आप डायरेक्टली वो क्या करेगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और वो सीपीयू जो है वो मशीन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। मशीन कोड यानी कि 0 1 के फॉर्मेट में। अगर बात करें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आप जो है उसमें जो सिस्टम है, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सीपीयू है, वो क्या करता है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। वो किस में समझता है, किस लैंग्वेज को समझता है, वो बाय मशीन कोड की लैंग्वेज को समझता है, यानी कि 0 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसलिए ही जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक ट्रांसलेटर की तरह यूज होती है। ट्रांसलेटर क्या, यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, जैसे कि अगर मैं कोई किसी सिटी या किसी कंट्री में जा रहा हूं, अलग कंट्री में जा रहा हूं, ठीक है, और वहां पे जो लैंग्वेज मुझे आती है वो वहां पे उनको नहीं आती है, या फिर वहां की जो लैंग्वेज है वो मुझे नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, एक ट्रांसलेटर हायर करूंगा। अब इतना दिन सीखने में लगाऊंगा, वेस्ट करूंगा, इससे अच्छा मैं क्या यूज करूंगा, एक ट्रांसलेटर को लूंगा और वो ट्रांसलेटर हायर करूंगा, और वो ट्रांसलेटर जो है मेरे लिए काम करेगा। जो कि मैं अगर मैं अपनी भाषा में जो भी चीज बोल रहा हूँ वो ट्रांसलेट करके सामने वाले को बोलेगा, और वो सामने वाला जो भी उसकी लैंग्वेज में वो बोल रहा है या समझाना चाह रहा है मुझे, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसकी भाषा को कन्वर्ट करके मेरी भाषा में वो चीजों को बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप ट्रांसलेटर की तरह काम, ट्रांसलेटर बोलते हैं। यानी कि वो ट्रांसलेट क्या करता है, सोर्स कोड को एक एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में, किसकी हेल्प से, कंपाइलर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, कंपाइलर की हेल्प से। वो मशीन कोड क्या करता है, डायरेक्टली फिर एग्जीक्यूट करता है मशीन के अंदर, यानी कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर सीपीयू के अंदर। अभी तक के सब क्लियर होगा मुझे लगता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि हम आप तक के पहुंच सके और उसको और अच्छे से समझा सकें। ठीक है, आगे बात करते हैं बाइट कोड की। बाइट कोड क्या होता है, उसको आप बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड, जो कि मशीन कोड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। जो कि डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली मशीन कोड की तरह जैसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा सीपीयू के अंदर, सबसे पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। फिर बाइट कोड जो है वो फिर जो है वो क्या करेगा, वो वर्चुअल मशीन के अंदर जाएगा, और वर्चुअल मशीन जो है जाके इंटरमीडिएट इंटरप्रेटर जो होता है वो उसको कन्वर्ट करके वो फिर सीपीयू या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या करता है, कन्वर्ट एग्जीक्यूट करा के वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, बात करते हैं कैसे, तो सोर्स कोड है। ठीक है, सोर्स कोड क्या करता है, कंपाइलर के पास जाता है और कंपाइलर उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करके आप देता है। ठीक है, वो बाइट कोड जो है फिर वर्चुअल मशीन, यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन, जब भी आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसको डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसके साथ वर्चुअल मशीन पाइथन जो है, पाइथन के अंदर आती है वर्चुअल मशीन। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपकी वर्चुअल मशीन बनती है। ठीक है, आती है। ठीक है, डाउनलोड करना पड़ता है आपको, और वो बाइट कोड जो है वो कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर जो है उस बाइट कोड को आपके सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं मशीन कोड की और ड्रॉबैक्स क्या है। तो अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट ये है मशीन कोड का कि वो फास्ट काम करता है। फास्ट कैसे काम करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होता है ना, डायरेक्टली वो क्या होगा, सीपीयू के फॉर्म में अंडरस्टैंडेबल है ना। ड्रॉबैक क्या है, आप जो है ड्रॉबैक ये है कि आप जो भी कोड आप रख रहे हैं तो वो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए जो भी ईएक्सी फाइल, अगर बात करूं, जब भी आप रन करेंगे तो एक ईएक्सी फाइल बनेगी, और ईएक्सी फाइल जो कि कंपाइल्ड होती है विंडोज के अंदर, तो वो आप रन नहीं कर सकते किसके अंदर, लिनक्स और मैक के अंदर। ठीक है, अगर बात करें बाइट कोड के ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स की, तो बाइट कोड का बेनिफिट ये है कि आप जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मैंने बताया था क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि क्या आप जो भी कोड आप अगर विंडोज में लिख रहे हैं तो वो आपका मैक में भी चल जाएगा उसकी फाइल। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार कोड को, है ना, है ना। ठीक है, और ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है इसके अंदर कि ये स्लो पेस पे काम करता है। स्लो पेस पे इसलिए काम करता है क्योंकि आप पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो बाइट कोड क्या करेगा, नेटिव फॉर्म में जाएगा वो वर्चुअल मशीन के अंदर, और फिर उसके बाद वो उसको भेजेगा कहाँ पे, सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन कराने के लिए। ठीक है,
तो ये हो गया अपना आज का लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, इस लेक्चर में आपको मैंने फीचर्स के बारे में बता दिया है। आप मैं मेरे को उम्मीद है कि आपने इसको पेन और पेपर में नोट किया होगा। और ये लेक्चर भी मैं आप ये जो लेक्चर जो आपको बता रहे हैं, ये लेक्चर आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपसे और बाकी की रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इस जो वीडियो आपने जो देखी है इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी सीरीज की वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन में पता चले कि आज आ गई है। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।